स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश विद सुहाना। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाइफ एंड वर्क और उसके बाद फाइनल नोटेशन जो कि लिखी है एड्रियन रिच ने। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है मेरे ख्याल में, और हम ये कह सकते हैं कि ये पेपर में आ सकती है। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ एंड वर्क हम पहले देख लेते हैं एड्रियन रिच का। फेमस अमेरिकन पोइटिस में से है ये, और ये पैदा हुई है 16 मई में 1929 में। मैरीलैंड इस जगह का नाम है जहाँ ये पैदा हुई है। और उसके बाद हमने देखा है कि 1951 में इसने ग्रेजुएशन की है रेकलिफ कॉलेज से, और इनकी मैरिज हुई है हार्वर्ड इकोनॉमिस्ट मिस्टर एल्फ्रेड कॉनरेड से 1953 में। उसके बाद एल्फ्रेड ने इनको छोड़ दिया बिकॉज ही वाज डाइड 1970। और इनके 3 बच्चे थे उस टाइम। एड्रियन रिच जो है वो उन्होंने अडॉप्ट की थी क्या, टीचिंग एज अ प्रोफेशन। ठीक है, एज अ प्रोफेशन हम देखते हैं कि एड्रियन रिच एक टीचर हैं, और नंबर ऑफ लीडिंग एंड वेल नोन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने पढ़ाया है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पर नाम है। ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग हर ड्यूटीज़ एज अ प्रोफेसर एट कॉर्नल यूनिवर्सिटी सिंस 1981। तो ये वहाँ पर काफ़ी सारी जगहों पर अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही हैं। एड्रियन रिच इज़ अ ग्रेट चैम्पियन ऑफ वेमेन राइट्स। ठीक है, हम इनको फेमिनिस्ट भी कहते हैं एड्रियन रिच को। हर पोइट्री इज़ फुल ऑफ मैसेजेस बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। और इनकी जो पोइट्री है वो मेन और वेमेन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, और उन्हीं के दोनों के बारे में बात करती है। शी वॉन द नेशनल बुक अवार्ड फॉर पोइट्री इन 1974। हर फादर ऑलवेज इनकरेज हर टू रीड एंड राइट। इनके फादर का जो है ये स्पेशली इनको ये कहना था कि वो पढ़ाई लिखाई की चीज़ों में ज़्यादा आगे बढ़ें, जिसकी वजह से इनको नेशनल बुक अवार्ड भी पोइट्री के लिए मिला था। एड्रियन रिच की काफ़ी सारी राइटिंग्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और हम यहाँ पर देखते हैं फाइनल नोटेशन का। हम थोड़ा सा जो ट्रांसलेशन है उसको देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखते हैं इसके 2 मीनिंग्स निकलते हैं। एक तरह से हम देखते हैं कि मैन इज़ अ डिक्टेटर। ठीक है, मैन यहाँ पर डिक्टेटर शो हुआ है। फिर दूसरी चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि जो विमेन है वो अपने फेमिनिज्म की बात कर रही है, अपने जो विमेन राइट्स हैं उनके बारे में बात कर रही है कि एक दिन आएगा विमेन विल रूल इन द वर्ल्ड। जो विमेन है वो रूल करेगी दुनिया में। अब यहाँ पर जब मैन को हम देखते हैं एज अ डिक्टेटर, तो वो हमें फील होता है कि जो मैरिटल जो रिलेशंस हैं वो शो किए जा रहे हैं यहाँ पर, कि आफ्टर मैरिज विमेन किस किन परेशानियों को फेस करती है, किन किन मराहिल से उसे गुजरना पड़ता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। तो हम इसका देखते हैं। इसने जो एड्रियन रिच ने यहाँ पर जो टेक्निक यूज़ की है वो एंटीथीसिस यहाँ पर यूज़ की है। तो वो कह जैसे हम एंटीथीसिस क्या होता है, इट विल नॉट बी सिंपल, इट विल नॉट बी लॉन्ग। ठीक है, अब एक स्टार्ट में जो है ना वो ये कह रही है इट विल नॉट बी सिंपल। ठीक है, लास्ट में आके कहती है इट विल बी शॉर्ट। ठीक है, ये बहुत आसान हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें इस तरह से एंटीथीसिस थीस एक होता है थीसिस, दूसरा होता है एंटीथीसिस। It will not be simple, it will not be long. It will take little time. It will take all your thought. It will take all your heart. It will take all your breath. It will be short. It will not be simple. वो फर्स्ट स्टेंजा में हम देख रहे हैं यहाँ पर, वो क्या कहती है कि ये जो अब आप देख लें कि जो मैरिटल रिलेशन जब एक मेल फीमेल के साथ एक जो है एक करता है, जब वो इस चीज़ इंटरकोर्स वगैरह इसमें जब आता है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो मेल जो है यहाँ पर उस फीमेल को रेडी कर रहा है टू डू सेक्स। यहाँ पर वो कहता है कि ये इतना मुश्किल नहीं होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट विल बी टेक लिटिल, थोड़ा सा टाइम होगा। और इससे क्या होगा कि तुम्हारी जो थॉट है वो कम्प्लीटली जो है ब्रीथिंग में आ जाएगी। इट विल टेक ऑल योर हार्ट, इट विल टेक ऑल योर ब्रीथ। तो तुम्हारा जो दिल है वो इसके साथ लग जाएगा,
और इट विल टेक ऑल योर ब्रीथ, और जो तुम्हारी ब्रीथ है, जो तुम्हारी सांस है, वो इसी की बात करेगी। इट विल बी शॉर्ट, इट विल नॉट बी सिंपल, ये बहुत कम टाइम में होगा, लेकिन ये बहुत ही सिंपल भी होगा। और दूसरा जो स्टूडेंट्स जो इसका मीनिंग निकलता है वो ये है कि फीमेल जो है मेल को ये रियलाइज करवाना चाह रही है कि विमेन जो है वो सिर्फ ओबीडिएंट नहीं रह सकती है मेल की, ठीक है। वो विमेन वांट्स लिबर्टी, वो आज़ादी चाहती है। किस तरह से? अब जब हम देखते हैं कि मेल जो है एज अ डिक्टेटर हम देखते हैं, तो विमेन शुड बी ओबीडिएंट, ठीक है। मैन इज क्रशिंग विमेन्स विमेन्स लाइफ, ठीक है। और विमेन जो है यहाँ पर कहती है कि गो अवे फ्रॉम आवर लाइफ, कि हमारी लाइफ से थोड़ा दूर रहो। किस तरह से दूर रहो? कि टोटली हमें डिक्टेट ना करो, हमारे जो है वो एक सिर्फ सरदार बनकर ना रहो, एक तरह से हमारे लिए दोस्त का काम करो, जो हमारे लिए आसानियां हमारी जिंदगी में पैदा करे। यहाँ पर विमेन जो है वो अपनी एम्पावरमेंट शो करना चाह रही है मेल के ऊपर, ठीक है, मेन के ऊपर, ओवर मेन्स थॉट्स फीलिंग्स एंड माइंड्स। वो कह रही है कि इन मर्दों को चाहिए कि वो हमारी जो पर्सनल प्लेयर्स हैं इनसे दूर रहें। ज़रूरी नहीं है कि हम जो है सिर्फ इन्हीं चीज़ों से खुश हो सकती हैं। हमारे पास और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खुश कर सकती हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में हमें कहती है, इट विल टच थ्रू योर रिब्स, इट विल टेक ऑल योर हार्ट। अब देखिए कि लैंग्वेज कैसी है, एंटीथीसिस है। देखने में कुछ और लैंग्वेज लग रही है, लेकिन जब हम इसके डीप मीनिंग में जाते हैं तो ये हमें पैराडॉक्स लगती है। देखिए पैराडॉक्स की एक वीडियो मेरे चैनल पर बनी हुई है, आप उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो पैराडॉक्स जो है यहाँ पर वो बता रही है कि पैराडॉक्सिकली कि जो हमारी लैंग्वेज है, सेंटेंस बेसिकली या मीनिंग जो है वो कुछ और दे रहा होता है, और सेंटेंस जो है कुछ और मीनिंग दे रहा होता है। डीप जब हम जाते हैं तो उसका डिफरेंट मीनिंग होता है। तो ये एंटीथेसिस यहाँ पैराडॉक्स जो है यहाँ पर यूज़ किया उसने। इट विल टच, और यहाँ पर ये रिब्स की बात कर रहा है कि जब विमेन की जब आप ये कह लें कि विमेन की एक जब बात मानी जाएगी, और वो वक्त दूर नहीं है जब विमेन अपने आप को मनवा लेगी, अपनी जो स्किल्स हैं या अपनी आप ये कह लें कि जो विमेन की एक एम्पावरमेंट है वो जब शो की जाएगी, तो उस वक्त जो है ये तुम्हारी रिब्स यानी तुम्हारी पसलियों में घुस जाएगी, तुम इस चीज को मान जाओगे। इट विल टेक ऑल योर हार्ट, ठीक है। यह विमेन जो है मेन को कह रही है, ठीक है। इट विल नॉट बी लॉन्ग, इट विल ऑक्यूपाई योर थॉट। तो ये इसमें अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ये जो है तुम्हारी थॉट जो है इस चीज को मानेगी, इस चीज को कबूल करेगी। एज अ सिटी इज ऑक्यूपाइड, एज अ बेड इज ऑक्यूपाइड। तो ये शहर का शहर जो है और जो है ना इस चीज को मानेगा। एज अ बेड इज ऑक्यूपाइड, जैसा कि बेड जो है वो तुमने ऑक्यूपाई किया था। इट विल टेक ऑल योर फ्लैश, इट विल नॉट बी सिंपल। तो ये जो है तुम्हारा आप ये कह ले कि तुम्हारा जो फ्लैश कहते हैं गोश्त को, ठीक है, गोश्त को कहते हैं फ्लैश। इट विल नॉट बी सिंपल, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेंजा में थर्ड में कह रहा है, यू आर कमिंग इन टू अस हु कैन नॉट विदस्टैंड यू। अब यहाँ पर अगर एक मीनिंग हम देखते हैं तो मेल जो है फीमेल से ये कहना चाह रहा है कि हम तुम्हें उस जगह पर रख रहे हैं जहाँ पर कोई भी तुम्हें नहीं रखता है, ठीक है। यानी हम तुम्हें वो मकाम दे रहे हैं जहाँ पर कोई भी तुम्हें, जो मकाम तुम्हें कोई भी नहीं देगा, ये मेल कह रहा है। और दूसरी तरफ फीमेल का अगर हम देखें, पैराडॉक्सिकली फीमेल ये कह रही है कि यू आर कमिंग इन टू अस विद हु कैन नॉट विदस्टैंड यू, कि तुम जो है वो हमारे साथ इस तरह से आ रहे हो, who cannot withstand you, के जो तुम्हारे साथ कभी भी नहीं थे। You are coming into us who never wanted to withstand you. You are taking parts of us into places never planned. वो जगहें जहाँ जो कि प्लान्ड नहीं थी तुम्हारे लिए, तुम वहां पर जो है वो पार्ट ले रहे हो, वहां पर हिस्सा ले रहे हो। तो ये चीज ठीक नहीं है। यू आर गोइंग फार अवे विद पीसेस ऑफ अवर लाइव्स। अगर इस लाइन को हम देखें तो यहाँ पर भी टू मीनिंग्स बन रहे हैं इसके,
कि मेल जो है वो फीमेल से कह रहा है कि जब व्हेन शी विल बी बर्थ द बेबी, और या फिर आप ये कह सकते हैं कि व्हेन शी विल बी प्रेग्नेंट, ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये पीसेस की जो बात हो रही है ऑफ अवर लाइव्स, दूसरी तरफ विमेन मेन से कह रही है कि तुम जो है हमारी ज़िंदगी में घुस कर रह गए हो, ठीक है? वो ये कह रही है कि हम हमारी लाइफ को आप क्रश कर रहे हो। आधी लाइफ आपके पास होती है हमारी, और आधी जो है हमारे पास होती है। तो इस तरह से बिखरी हुई शैटर्ड और स्कैटर्ड लाइफ हम नहीं गुजार सकते हैं। तो यहाँ पर ये विमेन जो है वो अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रही है मेन से। लास्ट जो है टू लाइंस में, इट विल बी शॉर्ट, इट विल टेक ऑल योर ब्रेथ, इट विल नॉट बी सिंपल, इट विल बिकम योर विल। तो तुम जो है इस बात को मानोगे, इट विल बिकम योर विल, ये तुम्हारी ख्वाहिश होगी कि विमेन जो है वो इतनी लिबरल हो जाएं। आगे जनाब हम ये देखते हैं कि जो फाइनल नोटेशन की हम क्रिटिकल अप्रिसिएशन यहाँ पर देख लेते हैं। ये नोट्स हैं जिनमें से आपको बताना चाह रही हूँ। फाइनल नोटेशन बाय एड्रिन रिच इज अ सिंपल शॉर्ट पोएम हैविंग नो स्टाइलिस्टिक एम्बिगुइटी, ठीक है? कोई इसमें जो है एम्बिगुइटी यानी डाउटफुलनेस नहीं है। देखिए फाइनल जो है, अब दूसरी तरफ हम ये देखते हैं फाइनल जो बात यहाँ पर हो रही है वो एक तो ये हो रही है कि लास्ट, ठीक है, नोटेशन कहते हैं कि आपका कोई आखिरी यहाँ पर पैगाम है यहाँ पर, या जो वो आखिरी बात जो बताना चाह रही है, ठीक है, वो जो है ना ये चीज़ यहाँ पर शो करना चाह रही है फाइनल नोटेशन का जो टाइटल है वो यूज़ करते हुए। द पोएम कैन बी रीड एट मैनी लेवल्स, बहुत सारे लेवल्स इससे इसको पढ़ा जा सकता है, ठीक है। फाइनल नोटेशन एक चीज़ ये भी होती है कि डेथ बेड पर होना, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि दिस मैसेज थ्रू फाइनल नोटेशन दैट आई एम कन्वेइंग विल डेफिनेटली टच थ्रू योर रिब्स, ठीक है। ये जो चीज़ वो कन्वे करना चाह रही है फाइनल नोटेशन कहकर, ये तुम्हारी रिब्स को जो है वो क्या करेगी, टच कर जाएगी। फिर जो है ना ये डिफरेंट, जैसे अब लेवल से आपके बात की, तो फाइनल नोटेशन इज वी कैन से अ सिंपल पोएम विच इज एन एड्रेस्ड ऑफ अ बिलव्ड टू अ लवर, ठीक है। एक चीज ये चीज हमें शो कर रहा है हु प्रोबेबली वांट्स टू बिट्रे हिज बिलव्ड, ठीक है। यहाँ पर ये भी चीज शो की गई है हमें। और फिर हमें ये यहाँ पर बताते हैं कि लेयर्स ऑफ मीनिंग है इसके अंदर, ठीक है। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, इस चीज़ को आप लाजमी डिस्कस कीजिएगा कि layers of meanings हैं इस पोएम के अंदर। एज अ पोएम ऑफ मॉडर्न एज इट कैन बी प्राइमरली इंटरप्रेटेड एज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट फिजिकल यूनियन बिटवीन द लवर एंड द बिलव, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर जो आपको बताई है। द फर्स्ट टू स्टेंजाज आर पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन दिस रिगार्ड। पहले तो जो स्टेंजा हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी आपको यहाँ पर एम्बिगुइटी है, यानी पैराडॉक्सिकल मीनिंग्स हम देख रहे होते हैं यहाँ पर। तो ये जो चीज़ है ना यहाँ पर फर्स्ट टू स्टेंजाज में शो, women आर बाय नेचर शाय एंड द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप इज ऑलवेज ट्रैफिक फॉर देम। जो फर्स्ट फिजिकल रिलेशनशिप है किसी भी वेमेन के लिए, किसी भी गर्ल के लिए, इट इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी टफ फॉर देम। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जब जो कुछ आप लिख रहे हैं, ठीक है, वो जो है ना मैटर करता है, ठीक है। अब जो चीज़ आपको पोएम में बताई गई है, जो चीज़ एक राइटर ने लिखी है, आप उसी को इलाबोरेट करेंगे, उसी को एक्सप्लेन करेंगे, उसी को लिखेंगे पेपर के अंदर। अब ये तो नहीं कि अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप की यहाँ पर बात करते हैं तो इट्स डजेंट मीन कि आप जो है वहाँ पर अपने आप को जो है वो डिग्रेड कर रहे हैं या कुछ ऐसा, नथिंग एल्स। ये अब इसमें एक आप कह सकते हैं कि मजबूरी है या क्या है। अब आपके सिलेबस में ये मौजूद है, आप इसको पढ़ेंगे तो फिर लिखेंगे, लिखेंगे नहीं तो आपके मार्क्स कैसे आएंगे। इसलिए राइटिंग में शायनेस मत लेकर आइएगा। जब आप लिखते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो चीज़ राइटर आपको बताना चाह रहा है या जो मीनिंग यहाँ से निकाले जा सकते हैं वो आप लिखें अपने एग्ज़ाम में। तो चलते हैं जी नेक्स्ट। आपको ये चीज़ आपको बतानी बोल रही थी। हेयर द मेल पार्टनर ट्राइज टू कन्विंस हर दैट टफ दिस प्रोसेस इज़ नॉट सिंपल। ये जो
प्रोसेस है, टफ है और सिंपल भी नहीं है। इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग, ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, ये थोड़े से टाइम के लिए होगा, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पर समझाना चाह रही है हमें। इट विल बी completed इन जस्ट फ्यू मोमेंट्स, थोड़े से लम्हात में ये कंप्लीट हो जाएगा। बट इट embodies immense pleasure and joy, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको प्लेजर और जॉय देगा। दैट विल मेक होल्ड ऑफ द होल बॉडी, जो आपकी पूरी की पूरी बॉडी को जो है ना होल्ड कर लेगी। हार्ट, इवन हार्ट एंड सोल, आप तुम्हारे दिल को भी और तुम्हारे रूह को भी जो है जकड़ लेगी। दस इट सीम्स दैट द पोएम इज अ स्टडी ऑफ इंट्राफिजिक psychic motivation and emotions associated with the first experience of adolescent intercourse। adolescent होते हैं बिल्कुल यंग या जवान, यानी जो नए नए जवान होते हैं। इंटरकोर्स की यहाँ बात हुई, ठीक है। आगे, however, in opposition to the feelings described in the first two stanzas, the next stanza embodies the theme of hatred towards man and purely feministic thoughts। ठीक है, यहाँ पर समझ आ गई कि जो अगले जो दो स्टेंजास हैं उनमें क्या बता रहे हैं वो, उनमें थीम ऑफ हेटर्ड है मैन के लिए, विमेन की, ठीक है। प्योरली फेमिनिस्टिक थॉट्स यहाँ पर शो हुई हैं, यानी फेमिनिज्म यहाँ पर शो हुई है। सिंबॉलिक मीनिंग यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोटेस्ट ऑफ अ वेमेन बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय मैन, के जो प्रोटेस्ट है विमेन का, ठीक है, एक एहतजाज कर रही है विमेन, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर बताया था, यू आर कमिंग into us who cannot withstand you, you are coming into us who never wanted to withstand you, you are taking parts of us into places never planned, ठीक है। into places, वो जगह जहाँ पर जो तुम्हारे लिए सिर्फ नहीं बनी है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर ये एक प्रोटेस्ट है विमेन का इन दिस मेल शॉविनिस्टिक सोसाइटी, ठीक है। मेल शॉविनिस्टिक सोसाइटी का मतलब होता है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, यानी जो मेल की जो एक एम्पावरमेंट जो शो की गई है उस सोसाइटी की बात हो रही है, कि इज ट्रीटेड एज अ चैटल, एक आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी की तरह विमेन को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। एज अ स्लेव एंड एज अ थिंग विच मैन कैन टेक एनीवेयर एट हिज ओन विल, अपनी विल जो उसकी चाहत है, अपनी डिजायर के मुताबिक जहाँ चाहता है उसको ले जाता है। तो विमेन कहती है कि अब तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। इवन इन दिस रेडिकली मॉडर्न world, women are obliterated, stoned, raped, and executed in order to suppress their sexuality that suffocates women's human obligations to contribute to society। अब देखिए कि यहाँ पर हम हमें ये हमारी अपनी जो सोसाइटी है उसका भी शो किया जा रहा है कि विमेन का रेप हो रहा है, ठीक है। और विमेन को जो है बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा है, और वो जो है ये नहीं चाहती कि मज़ीद ऐसा हो। एक पत्थर की तरह जो है उसको ट्रीट किया जा रहा है, एग्जीक्यूटेड, यानी उनको ब्लेम किया जाता है और हैंग कर दिया जाता है, और उनको सप्रेस, यानी उनके ऊपर एक दबाव, एक प्रेशर होता है, ठीक है। और उस यानी उनका जो उनकी जो अपनी ख्वाहिशात है उनका गला घोंट दिया जाता है, और जो जो एक इंसानी हुकूक हैं उनको जो है विमेन के लिए पामाल कर दिया जाता है सोसाइटी के अंदर। वेस्टिंग देयर ब्रेन्स एंड हार्ट्स एंड स्किल्स, जैसे अब विमेन को सिर्फ ये कहा जा रहा है कि वो दे दे हैव टू ओबीडियंट, दे शुड ओबीडियंट, दे मस्ट बी ओबीडियंट, ठीक है। उनको लाजमी जो है ओबीडियंट ही रहना है। और इस चीज़ से क्या हो रहा है कि उनकी जो अपनी एक उनके जो अपने टैलेंट्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो दिल की ख़्वाहिशात हैं या जो उनके अंदर टैलेंट्स है वो उनको ज़ंग लगता जा रहा है, उनके दिमागों को ज़ंग लग रहा है, उनके स्किल्स को ज़ंग लग रहा है। However, in the last two lines, Rich consoles women by saying that this night of cruelty suffered by women at the hands of man is soon going to be over। ये सब कुछ ओवर हो जाएगा, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। Women of 21st century is more aware of her rights than the past and she will be no more exploited by man, ठीक है। वो मजीद 21st सेंचुरी की विमेन कहती है कि विमेन को अब अपने राइट्स का अच्छी तरह से पता है। अब इट डजेंट मीन के
आप जो आजकल जो औरत मार्च चल रहा है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप सड़कों पर विदाउट ड्रेसेस, इवन स्लीवलेस ड्रेसेस, शोल्डरलेस ड्रेसेस आप जो है सड़कों पर निकल आए। इट डजंट मीन विमेन की लिबर्टी का सिर्फ और सिर्फ मीनिंग ये है कि औरत जो है एजुकेटेड हो, और उसके बाद ये कि वो अपनी जब प्रैक्टिकल लाइफ में आती है तो उसको किसी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो। विमेन की लिबर्टी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो विदाउट ड्रेसिंग जो है वो सड़कों पर निकल आए और उसके बाद वो जो है प्रोटेस्ट करे, गलत किस्म के जो है वो अनबियरेबल बैनर्स लेकर बाहर आ जाए। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि विमेन को एजुकेट किया जाए, ठीक है? उसके बाद उसकी अच्छी तरबियत की जाए। अच्छी तरबियत के साथ जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में या अपनी मैरिटल लाइफ में जाती है तो उसको वहाँ पर किसी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो। वहाँ जाकर वो अपने हस्बैंड के लिए भी एज़ अ शोल्डर काम करे, ठीक है? और मेल को भी चाहिए कि वो पूरे हकूक उसको दे, जिस तरह के वो चाहती है, जितनी लिबर्टी वो चाहती है उसको दे। लेकिन विमेन की लिबर्टी की कुछ लिमिट्स हैं, ठीक है? तो ये चीज़ जो है यहाँ पर ज़रूरी है। अब ये जो रेप की यहाँ पर बात हुई है, ये एक सफोकेशन है विमेन के लिए, ठीक है? ये सेक्सुअली सप्रेस किया जाता है विमेन को, तो इस चीज़ को ख़त्म करना ज़रूरी है। तो इट विल बी शॉर्ट, इट विल टेक ऑल योर ब्रेथ, इट विल बी सिंपल, इट विल बिकम योर विल, इट विल नॉट बी सिंपल, सॉरी यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है? ये लास्ट 2 लाइन्स हैं, इनको लाज़मी याद कर लीजिएगा। The poem can be interpreted in another way as well. It may be described as a description of the final stage of man's life, ठीक है? थर्ड मीनिंग आपको यहाँ पर अब बताया जा रहा है। फाइनल नोटेशन और अ मैसेज गिवन फ्रॉम डेथ बेड, ठीक है? डेथ बेड की यहाँ पर बात हो रही है। एक लाइन थी यहाँ पर, as a city is occupied, as a bed is occupied। ये जो है यहाँ पर टेक्निक जो है यूज हुई है सिमिली की, ठीक है? यहाँ पर जो है तशबीह किए जा रहा है सिटी को बेड से, ठीक है? इंसान पूरी दुनिया घूमता है, पूरे सिटी में घूमता फिरता है, एट द एंड क्या होता है, वो बेड का होकर रह जाता है, ठीक है? एक टाइम होता है वो पूरे सिटी पे ऑक्यूपाई हो रहा होता है, और एट एक टाइम आता है जब वो बेड पर ऑक्यूपाई हो जाता है। फ्रॉम मिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू डेथ इज अ स्वीट थिंग, ठीक है? अगर आप एक मिस्टिकल या पूरी सरारियत देखें तो एक इंसान जो नेका माल करता है, अच्छे गुड डीड्स परफॉर्म करता है अपनी होल लाइफ में, तो उसके लिए डेथ इज वेरी इजी, ठीक है? उसकी जो जान है, जो उसकी रूह है, उसकी सोल को बिल्कुल मक्खन में से बाल की तरह निकाल लिया जाएगा, ठीक है? और किसी अगर कोई इंसान रॉन्ग डीड्स करते हुए अपनी होल लाइफ को स्पेंड करता है, तो उसकी लाइफ के लिए उसकी जो लास्ट टाइम होगा, जो फाइनल नोटेशन होगा उसका, वो ऐसा होगा कि जैसा कि एक चादर जो है कांटेदार झाड़ी के ऊपर डालकर उसको खींच लिया जाए, विच टेक्स अवे ऑल द वरीज एंड केयर्स ऑफ लाइफ इन अ फ्यू मिनट। चंद ही लम्हात में उसकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, यानी रूह निकाल ली जाएगी और इंसान एक आसान ज़िंदगी, यानी अगली ज़िंदगी आसानी से गुजारेगा, ज़िंदगी की परेशानियों से वो दूर हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ समझाना है, इट इज़ नॉट समथिंग विच शुड बी स्केयर्ड ऑफ, किसी चीज़ से डरना नहीं है। लिविंग दिस वर्ल्ड इज़ नॉट सिंपल, और इस दुनिया को छोड़कर जाना आसान भी नहीं है। बट द बामी हैंड ऑफ डेथ, यानी बाम की बात हो रही है, ठीक है? जब आपको पेन होती है कहीं पर तो आप वहाँ पर बाम से मसाज करते हैं और उसको बांध देते हैं ताकि आपको सुकून आ जाए। तो बामी हैंड ऑफ डेथ रिजॉल्व्स ऑल द प्रॉब्लम, इस मौत की, डेथ के जो बामी हैंड्स हैं वो आपकी इस जिंदगी की जितनी परेशानियां हैं उन सबको ख़त्म कर देगी। इट ड्रॉज सोल फ्रॉम द हार्ट, takes away breath, breaks the chain of life, passing through ribs and numbs the mind। इंसान के दिमाग को सुकून आ जाएगा। रिब्स से गुजरती हुई ये जो जिंदगी की चेन है, ठीक है? जैसे रूह जो है आपकी रिब्स से भी निकाल ली जाएगी, ठीक है? तो ये जिंदगी की सारी परेशानियां आपकी रूह निकाल कर अपने साथ ले जाएगी, और बॉडी को जो है सुकून आ जाएगा। इट विल ऑक्यूपाई द होल बीइंग एंड सलन
फ्लैश वुड मेल्ट, ठीक है, इंसान का जो गोश्त है वो ख़त्म हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, सुकून में आ जाएगा, ठीक है। हमारी जब तक हम चल फिर रहे हैं हमारी बॉडी स्ट्रेच्ड है, ठीक है, खिंची हुई हमारी बॉडी, यानी हर वक्त चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो जब रूह निकल जाएगी तो फ्लैश जो है ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगा। मैन कैन नॉट इवेड डेथ, जिंदगी मौत से इंसान नहीं भाग सकता दूर। ही कैन नॉट विदस्टैंड इट, और वो इसके साथ खड़ा भी नहीं रह सकता। डेथ टेक्स अवे आवर सोल टू अ प्लेस, हमारी जो डेथ है वो हमारी रूह को अपनी जगह पर ले जाएगी, विच नोबडी नोज, जो कि कोई भी नहीं जानता। इन अ फ्यू मोमेंट्स डेथ डिस्ट्रॉयज ऑल द माइट प्लान ऑफ मैन एंड स्टॉप्स आवर ब्रीथ, जिंदगी जो है इंसान की चंद चंद ही लम्हात में ख़त्म हो जाएगी। जो मौत है वो सारे प्लान को ठप कर देगी, ख़त्म हो जाएंगे सारे प्लान्स। एंड स्टॉप्स आवर ब्रीथ फ्रॉम फ्लोइंग आउट, तो जो हमारी सांसों की एक चेन चल रही है वो टूट जाएगी, वो रुक जाएगी। इट इज़ द शॉर्ट जर्नी ऑफ मैन सो सिंपल। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम स्टार्ट्स विद द वर्ड्स इट विल नॉट बी सिंपल, ठीक है, ये पहली लाइन थी, और लास्ट लाइन क्या थी, एंडिंग लाइन है इट विल बी सिंपल। ये है जनाब एंटीथीसिस आपका, ठीक है, ये है स्टार्ट से एंड तक का पैराडॉक्स आपका। और ये जो इसका जो आप कह सकते हैं कंक्लूजन है इस पोएम का, क्रिटिकल एप्रिसिएशन जब आप करेंगे या क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करते हुए, this is actually the journey of man's life, the distance between birth and death, ठीक है। मौत और पैदाइश, यानी पैदाइश और मौत तक का जो ये सफ़र है, इतना सा डिस्टेंस है इंसान का। Man doesn't accept the reality of life and keeps on fooling himself, अपने आप को बेवकूफ़ बनाता जा रहा है, और इंसान अपनी ज़िंदगी की जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, बाय थिंकिंग दैट दिस डेथ इज़ नॉट पॉसिबल, कि मौत जो है वो नामुमकिन है, यानी इतनी जल्दी आ ही नहीं सकती, इंसान को अपनी अगली सांस का भी नहीं पता। When it takes him on headlong, then he realizes that it is very simple। headlong का यहाँ मतलब है कि जब वो सर पर आ जाती है मौत इंसान के, तो उस वक्त इंसान को ये रियलाइज होता है कि ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ये हो सकती है। दिस इज़ द डेस्टिनी ऑफ मैन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, लास्ट वाली ये जो लास्ट सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि दिस इज़ द डेस्टिनी, इंसान की जो असल में जो फाइनल नोटेशन है वो ये है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो राइटर है एड्रियन रिच, उसने हमारी जो ऑथर है, राइटर है, पोइटेस है, उसने यही कहा है कि ये जो पोएम है एप्रिसिएशन करते हुए हमने देखा कि लेयर्स ऑफ मीनिंग है इसके अंदर, ठीक है, तीन तरह के हमने इसके अंदर मीनिंग देखे। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर्स आर दैट द पोएम कंटेन्स लेयर्स within layers of meaning and can be interpreted in many different ways. Firstly, it describes the first physical union between man and women, ठीक है। फर्स्ट ये, it also shows the hatred of a women for males of the society, सोसाइटी के जो मेल हैं उनसे नफरत का भी इजहार किया गया है, ठीक है। तीसरी जो चीज़ बताई है, इट कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड एज द फाइनल स्टेज ऑफ वंस लाइफ, कि इंसान की जो फाइनल स्टेज है, फाइनल नोटेशन है, आखिरी जो मैसेज है वो क्या है, ठीक है। तो ये जो लास्ट जो मैं आपको बताए हैं पॉइंट्स, इनको रिमेंबर करना ज़रूरी है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ की समझ आ सके। पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स जो है हो रहे हैं, और आई होप कि आप सर क्या कहते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाकर आप तैयारी कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपकी मज़ीद कोई विश है कि आपकी कोई वीडियो को या किसी टॉपिक पर भी आपको चाहिए, तो लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।